प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट अपना टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने ओवरलैपिंग तक पढ़ लिया था। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अपना चल रहा था। इसमें हमने ओवरलैपिंग कंप्लीट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, लगभग 1 महीने के बाद की क्लास है, क्योंकि 1 महीने तक राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव राजस्थान में करवाए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी बीकानेर ने पंचायत चुनाव में मास्टर ट्रेनर की लिए प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में हमें नियुक्त कर दिया, तो हम वहाँ से अब रिलीव हो गए। तो अब हम कंटिन्यूस लगे रहेंगे हमारे केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन में, जो सेकेंड यूनिट हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये हमने पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। डियर स्टूडेंट्स, संकरण क्या होता है? परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम परिभाषा समझ लेते हैं तो हमें संकरण अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। देखिए विद्यार्थियों, संकरण जो वर्ड है ये जीव विज्ञान अर्थात वनस्पति और जंतु विज्ञान जो दोनों में आती है, वहां से वर्ड लिया गया। जैसे खच्चर और घोड़ा, इन दोनों से एक संकर प्रजाति उत्पन्न हुई, जिसे घोड़ा और गधा, खच्चर नहीं सॉरी, घोड़ा और गधा, इन दोनों से एक संकर प्रजाति उत्पन्न हुई, जिसे हम लोग खच्चर नाम देते हैं। खच्चर एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर घोड़े के और गधे के दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहाड़ों में इजी वे में घोड़े की तरह वो चढ़ सकता है और गधे की तरह वो पूरा सामान उठा सकता है, अर्थात उन दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें है। तो वो उसकी एक संकर प्रजाति है और इसी प्रोसेस को हम संकरण कहते हैं। इसी प्रकार कृषि विज्ञान में देखेंगे तो आज के समय के अंदर काफ़ी सारे ऐसे हाइब्रिड प्रोडक्ट बाजार के अंदर प्रेजेंट है। चाहे गेहूँ ले लो, बाजरा ले लो, मूंग ले लो, संकर प्रजाति है, संकर प्रजाति है। तो ये संकर प्रजाति है क्या? जैसे कि एग्जांपल अपन समझे, आलू जमीन के अंदर लगते हैं, टमाटर जमीन के बाहर लगते हैं। तो एक ऐसी प्रजाति हम उत्पन्न कर लें जिसके अंदर जमीन के अंदर आलू लग जाए और जमीन के बाहर टमाटर लग जाए एक ही प्लांट में, तो वो उसका संकर हो गया। अर्थात अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है संकर। और संकर के अंदर जो पेरेंट्स है वो दोनों मिलते जुलते होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो। जैसे गधा घोड़ा है तो गधा ऊंट नहीं, गधा हाथी नहीं, गधा जिराफ नहीं। कौन? एक जैसे गुण वाले, और एक जैसे भी नहीं, लगभग एक जैसे गुण वाले। कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन अंतर जो है वो माइनॉरिटी में कम है उनमें अंतर। वही वर्ड हम संकरण लेंगे, केमिस्ट्री के अंदर वर्ड लेंगे यूज। तो यहाँ पर हम क्लियर क्या कह सकते हैं? संकरण की परिभाषा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि संकरण होता किसका है? संकरण हमेशा ऑर्बिटल्स का होता है। किसका होता है? ऑर्बिटल्स का। संकरण में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। संकरण हमेशा कक्षकों का होता है, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। कंप्लीट भरा हुआ कक्षक संकरण में भाग ले सकता है, आधा भरा हुआ कक्षक संकरण में भाग ले सकता है, और खाली कक्षक भी संकरण में भाग ले सकता है। तो विद्यार्थियों, इसे हम क्या परिभाषा बनाएं कि वे कक्षक, संकरण किसका हो रहा है?
कक्षकों, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान, एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो, एक जैसी नहीं, कंप्लीट समान नहीं और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लगभग समान हो, जैसे गधा और घोड़ा लगभग समान। तो यहाँ पर वे कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो और उनकी साइज, शेप ये डिफर हो, उनका आकार अलग अलग हो। ये ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे नहीं। बार बार बच्चों से परिभाषा पूछते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, अलग अलग ऊर्जा के कक्षक और अलग अलग आकृति के कक्षक आपस में मिलकर। कक्षकों का क्या मिलना, अरे कक्षक नहीं मिलते, ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। वे क्या करते हैं आपस में, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा का पुनर्वितरण। अर्थात पुनर्वितरण का मतलब कम ऊर्जा वाला कक्षक अधिक ऊर्जा वाले कक्षक से ऊर्जा एक्सेप्ट करेगा, और कब तक करेगा, जब तक दोनों की ऊर्जा एक जैसी नहीं हो जाती। अब ऊर्जा इतनी ज़्यादा तो है नहीं, इन पे भी कुछ तो अंतर है, कुछ तो अंतर ऑर्बिटल्स में है। इसीलिए अप्रोक्स इक्वल एनर्जी, लगभग समान ऊर्जा, लगभग वर्ड यूज किया है। लगभग समान ऊर्जा का मतलब हल्की सी एनर्जी में डिफरेंस है। दो ऑर्बिटल मान लेते हैं, एक ऑर्बिटल हल्की सी ज़्यादा एनर्जी का, एक ऑर्बिटल हल्का सा कम एनर्जी का। अब वो दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, बल्कि आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो अधिक ऊर्जा वाला एनर्जी को कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स को देगा, और वो कब तक देगा, जब तक दोनों की ऊर्जा एक जैसी नहीं हो जाती। जब वह एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो कैसे हुए, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के और सेम शेप, एक जैसी आकृति की। इस प्रकार की जो घटना होती है, ये जो ऑर्बिटल बनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं हाइब्रिड डाइजेशन। तो बच्चों समझ में आ गया। अब मैं एक बार दोबारा बताता हूँ डेफिनेशन। वे कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान तथा आकार अलग अलग हो, आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा तथा समान आकार के कक्षक बनाते हैं, जिन्हें हम संकर कक्षक कहते हैं, और यह परिघटना संकरण कहलाती है। एनर्जी से, इस डायग्राम से, आरेख से भी हमें पता चल गया। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है। जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन आ जाएगी, इसमें एग्जाम्पल्स में डेफिनेशन आ जाएगी। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मीथेन का, CH4 का। CH4 का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। CH4 में मीथेन है, CH4 में कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम, कार्बन यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम, जिसका हमें संकरण याद करना है, और चारों ओर हाइड्रोजन है। अब देखिए कार्बन कितने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ,
1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 और 2 4, तो ये दोनों इस प्रकार से p है वो px py pz में बना हुआ है, ये इसमें रहता है, ये p है। अब यहां पे बच्चों ध्यान रखने वाली बात, ये पहला ऑर्बिटल है, दूसरा ये यहां से लेके यहां तक है पूरा, और इसमें ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? एक तो s है और एक p। s और p की ऊर्जा जैसी होती है नहीं, और दूसरा ये भी है, s और p तो है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये 2s है और ये 3p है, ऐसा नहीं है, ये 2s है और ये भी 2p है, तो ये दोनों सेम है, एनर्जी लगभग सेम। अब एनर्जी का अंतर कहाँ है? s और p में ये वाला हल्का सा ज्यादा है, क्योंकि दोनों 2s और 2p है। 2s और 3p होता संकरण पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एनर्जी का गैप ज्यादा आ गया 2 और 3 का, यहाँ पे 2 और 2 ही है, लेकिन s और p है, तो एनर्जी का अंतर कम है, तो संकरण में भाग लेंगे ये ऑर्बिटल कौन कौन से? 2s और 2p के तीनों ये संकरण में भाग लेंगे। क्लियर? ओके, कैसे लेंगे? आपने संकरण पढ़ा होगा, अपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन इतना बारीकी से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बार बार आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। हम बात करें अब ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में 6c का क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p2। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, s और ये p, s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, p में 1 और ये p में 1, ये 2px 2py 2pz खाली। ये कौन सी स्टेज है? ग्राउंड स्टेज, एक्साइटेड स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने? सिंगल, और यहाँ पे कितने? 1 2 और 3। ये अब ये कौन से? 2s और 2p 2px है। कितने पार्टिसिपेट किए ऑर्बिटल? ऑर्बिटल 2s और 2p, ठीक है, तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया? 4 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किए। अरे 4 ऑर्बिटल कौन कौन से थे? एक तो s का था, 2s का, 2px 2py 2pz। तो अब ये 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक s का और 3 p के, 1 किसका? s, 3 किसके? p के, तो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोबारा बताएं, अब हम चले इसके आकार की तरफ। s एक है, s की आकृति गोलाकार, स्फेरिकल, px और py, तो s और इसके साथ px और py 2px, px की आकृति ऐसी, बनाएंगे। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसी होगी, जिसकी एक पाली छोटी और एक पाली बड़ी। इसी प्रकार 2s 2p में, 2px py में, क्या sp3। इसी प्रकार आगे हम कितने ऑर्बिटल पढ़ेंगे? 4, px py और pz। 4 ऑर्बिटल इस प्रकार से s और p के मिलकर के बनेंगे, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का हमें पता भी चल गया कि ये इस प्रकार के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें 4 मिल गए। ये sp3 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 sp3। अब ये चारों किस प्रकार से मिलेंगे, किस प्रकार से जुड़ेंगे? हमें पता है sp3 CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, कैसी?
टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल के लिए ये टेट्राहाइड्रल है। अब ये टेट्राहाइड्रल कैसे हुई? देखिए, ये एक ऑर्बिटल है sp3, ये दूसरा ऑर्बिटल है sp3, ये तीसरा ऑर्बिटल है sp3 और ये चौथा ऑर्बिटल है sp3। कौन कौन से ऑर्बिटल है ये? sp3 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 sp3, सबके साथ एक इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके साथ कितना हाइड्रोजन? 4। तो एक हाइड्रोजन का कितना? 1s1। तो s की आकृति कैसी है? स्फेरिकल। तो ये लिखिए, ये हाइड्रोजन 1s1 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 और ये 1s1। तो ये यहां पर क्या हुआ? ओवरलैपिंग हुआ। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल s1s1 के साथ ऑर्बिटल कौन कौन सा? sp3 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 sp3। तो इस प्रकार से हमारे को स्ट्रक्चर कैसे मिली? इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिली हमें। और चार बॉन्ड हाइड्रोजन है, बॉन्ड एंगल है 108 109 28 मिनट। तो ये sp3 का एग्जाम्पल था जिसको हमने मीथेन के संकरण के सूत्र की सहायता से समझा। इसके अंदर क्लियर पता चल गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 2s और 2p के बीच में है। तो एनर्जी का डिफरेंस सिर्फ s और p का ही है। दोनों में मुख्य क्वांटम संख्या तो 2 ही है। अब संकरण के सामान्य गुणों की बात करेंगे हम जनरली, जो मैंने बोला है। संकरण में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक की भाग लेते हैं, लगभग समान। संकरित कक्षकों की समान ऊर्जा व समान आकृति होती है। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के समान ही संकरित कक्षक बनते हैं। अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे अथवा दोनों से अधिक कक्षक के संकरण में भाग ले सकते हैं। संकरण में इलेक्ट्रॉनों का निम्न कोष से उच्च कोष में स्थानांतरण हो यह आवश्यक नहीं है। संकरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व की सांद्रता नाभिक की तरफ एक तरफ होती है। संकरित कक्षक असंकरित कक्षकों या परमाणु कक्षकों की तुलना में प्रबल बंध बनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, संकरित कक्षक हमेशा प्रबल बंध बनाते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावी अतिव्यापन से गुजरती है। संकरित कक्षक एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित रहता है जिसके मध्य बहुत कम प्रतिकर्षण होता है, जिसे अधिकतम स्थायित्व पाया जाता है। संकरण के प्रकार पर अणु की संरचना निर्भर करती है। जैसे sp3 में अपन ने एग्जाम्पल लिया था CH4 का, और टेट्राहाइड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी 109 डिग्री 28 मिनट हो गया कोण, और sp3 हो गया इसका संकरण। अब इसी प्रकार से मैं एक दोबारा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसका थोड़ा सा उसकी तुलना में अलग है। बाकी तो स्टूडेंट्स आपको खुद को करना है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ NH3 का। NH3 इसमें देखते हैं कैसा संकरण है। सबसे पहले तो संकरण निकालने के लिए सेंट्रल जो एलिमेंट है कौन सा है? नाइट्रोजन। किसका निकालना है हमें? नाइट्रोजन का संकरण निकालना, जैसे मेथेन में कार्बन का निकाला था। तो अब हमें नाइट्रोजन के लिए करना क्या है? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लिखना है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? 7n होता है।
तो 1s2 2p3। ध्यान रखें यहाँ पर 2p3 है। px py pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं इसको ऑर्बिटल्स में लिखूँ तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितने? एक एक एक। ये 2s है, ये 2px है, ये 2pz है। अब क्या है, हाइड्रोजन 3 है, ये हाइड्रोजन 3 है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ आकर के अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। H और H। यहाँ ये हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ये 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो संकरण कैसा हुआ? 1 तो ऐसे और 3 है p, तो sp3 संकरण है। अब sp3 संकरण है तो इसकी स्ट्रक्चर तो वही है। कितने ऑर्बिटल? 4, एक जैसे। ये चारों किस ज्योमेट्री में आगे मिलेंगे? टेट्राहाइड्रल में नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, इसीलिए टेट्राहाइड्रल की स्ट्रक्चर थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। इसमें टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इसमें थोड़ी सी बिगड़ जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन sp3s अतिव्यापन हो गया। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ये है Lp, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी इन सब जगह एक इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से बॉन्डिंग नहीं हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इनको हम लोगों ने क्या कह दिया? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है, 4 हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, टेट्राहाइड्रल चाहिए था। बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट में होकर के 107 डिग्री होती है। और जो संरचना है वो होती है पिरामिड। कैसी होती है? पिरामिडल शेप। और बॉन्ड एंगल कितना? 107 डिग्री। अब समझ गए? इसमें सारे के सारे बॉन्ड पर थे। किसमें? CH4 में। CH4 में क्या थे? Vp। लेकिन NH3 में क्या है? Vp Lp। इनमें रिपल्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, इनमें रिपल्शन कम है, तो इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो इसकी तुलना में ज़्यादा है। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ H2O का, इसके साथ साथ ही मैं एक H2O का एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जिसके काम और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। H2O और NH3 और CH4 तीनों में हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा ही होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल और शेप मॉलिक्यूल की अलग अलग होती है। H2O। अब हमें पता है किसका संकरण याद करना है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के हेट 1s2 2s2 2p4। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, ये 2, ये 1 और ये 1। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हो गया यहाँ। ये सिंगल बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या बन गया? इसमें कितने लोन पेयर है? पार्टिसिपेट किए 4 नहीं, लोन पेयर कितने? 1 और 2। इसमें 2 लोन पेयर बचे, 2 तो इसके लोन पेयर ही बच गए। 2 लोन पेयर बच गए तो इसकी स्ट्रक्चर और गड़बड़ हो गई। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गई। ये स्ट्रक्चर है, ये Lp, ये Lp, ये तो बॉन्डिंग हो गई।
ये एच है, ये एच है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये तो और ज़्यादा छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, 2 है, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। प्रतिकर्षण क्या हो गया, लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण और हो गया, लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होने के कारण बॉन्ड एंगल की वैल्यू और कम होगी। और इसका बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री 5 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट। अब मैं इसको एक थोड़ा सा जनरली मैं आगे बताना चाहूँ। CH2 एक NH3 और एक आ गया अपने H2O। H2O की आकृति कैसी है, वी शेप आकृति, वी शेप। अब NH इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3। अब इसकी आकृति कैसी, शेप ये टेट्राहेड्रल, ये पिरामिडल और ये वी शेप। अब इसमें बॉन्ड एंगल, अब मैं इसमें बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 107 डिग्री और 104 डिग्री 5 मिनट। अब ये क्या था, इसमें था बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, इसमें था बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण, और इसमें था लोन पेयर प्रतिकर्षण। क्लियर बात समझ में होगी। लोन पेयर प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल का मान कम होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का होगा उससे ज़्यादा, और बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण होगा तो सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा। तो ये हमने बात की जनरल हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp3 के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, sp3 के एग्जांपल्स आप लोग कीजिएगा। sp2 की बात करें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 के के लिए पता चला एक S और 2P, एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक S और 2P मिल करके ऑर्बिटल मिलेंगे, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक S और 2P किस प्रकार से मिलेंगे, जैसे ये एक S, 2P कैसे मिलेंगे, एक तो मान लो px py pz है, ये मिल गया, और एक मिल गया ये। टोटल कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो क्या हुआ, 3 प्रकार के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, और तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस ज्योमेट्री में आकर के मिलेंगे, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आकर के मिल गए, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये जनरली सामान्यतः होता ही है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ इसमें एक्सेप्शंस आएंगे। बात करेंगे हम बोरॉन के ट्राइफ्लोराइड्स का, BF3 की बात करेंगे कि किस प्रकार का इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। BF3 किसका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, बोरॉन का। बोरॉन के कितने 5, 1s2 2s2 2p1 कंप्लीट। अब बात करें हम इसकी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन,
2, पी में कितने, सिर्फ पी एक्स में 1, 2py और 2pz। अब कितने हैं, एफ कितने, 3। पहले ये कौन सी स्टेज, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेज में ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। कितने एफ है, 3, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये तीनों ऑर्बिटल इस प्रकार से पार्टिसिपेट है, एक तो एस और 2 पी। तो एस और पी आपस में मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एक भी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट में ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 2 तो ऑर्बिटल और एक ही वाला, 3 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, जिनमें एक एस है और 2 पी है। तो एक एस और 2 पी मिलकर के क्या बनाएंगे, ये पी एक्स और पी वाई। और ये तीनों क्या मिलाएंगे, ये एस है और इसके साथ ये पी एक्स है और एक आपके हैं पी वाई। तो टोटल कितने हुए, 1, 2 और 3। तो मिलकर के क्या बनाएंगे, 3 प्रकार के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये लोग, ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास, बड़ी पाली है। अब ये तीनों किस प्रकार की ज्योमेट्री में जुड़ेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, ट्रायंगुलर में। अब इसके साथ कौन सा है, F3 और है, F जुड़ रहा है हर एक के साथ। तो F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं F का फिर लिखूँ 9, कितना 1s2 2s2 2p5। अब 2p5 का मतलब क्या है, 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये 2 यहाँ है और ये एक ही है। तो ये जो pz है इसमें सिंपल एक इलेक्ट्रॉन एक है। तो ये वाला ही करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड में पार्टिसिपेट ये तो करेगा, कोवैलेंस ये तो करेगा। तो pz वाला इसके साथ आ जाएगा, मान लेते हैं pz का ये वाला है, ये pz ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये लीजिए pz, ये है एफ, ये है। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कोवैलेंस कोडिंग का अपने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए कौन कौन से, sp2 और 2pz, इससे यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, तो तीनों में सेम हुई। तो क्या मिल गया हमें, क्या बन गया, ये लीजिए बीच में बोरॉन है और ये F है, ये F है, ये F है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और संकर इसकी संरचना कैसी है, ट्रायंगुलर त्रिकोणीय। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब बात करें C2H4 की। C2H4 संकरण कार्बन का निकालेंगे, 1s2 2p2। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, P में कितने 1 और 2। ये कौन सी स्टेज, ग्राउंड स्टेज। और एक्साइटेड स्टेज में क्या हो जाएंगे, ये 1 और ये 2।
प्रकार से किसमें था, ये तो था अपने अब हाइड्रोजन कितने हैं, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। तो इसमें संकरण जो होगा वो sp2, और ये जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, असंकलित रहेगा, pz 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, 2pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। एक कार्बन का ऐसा है, सेम ऐसा ही दूसरा कार्बन होगा, सेम ऐसा ही दूसरा कार्बन होगा। अब देखिए किस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस चीज को समझना भी है। कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 के लिए हमने देख लिया कि किस प्रकार से हमें मिला। sp3 कार्बन का, sp2 सॉरी, sp2 किसका, कार्बन का, sp2 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 एक कार्बन का, दूसरा कार्बन सेम ऐसा ही, तो ये एक दूसरे का भी यही होगा। दूसरा भी, तो ये जो sp2 है ये आपस में इस प्रकार से कोरिलेट करें। संकरण हो गया sp2 ओके। अब इनके साथ इन दोनों में sp2 और लेट कर लिए, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4, एक के साथ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है तो यहाँ आकर के और लेट कर लिया अपना, ये s, तो ये कौन सा हो रहा है, sp2s, एक इसने कर लिया, ये भी sp2s, एक इसने कर लिया, तो ये sp2s और एक इसने कर लिया, तो ये sp2s। क्लियर बात हो गई। ये बात तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की sp2 तक की, लेकिन हमारे पास 2pz एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस प्रकार से है, दोनों में है क्योंकि कार्बन तो 2 है, अनहाइब्रिडाइज्ड, इनमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें एक इसमें, ये ओवरलैपिंग और एक ये ओवरलैपिंग, तो ये तो हो गया हाफ पाई, ये भी हो गया हाफ पाई, और ये एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है sp2 ये सिग्मा। तो कार्बन कार्बन के बीच में किस प्रकार की स्ट्रक्चर हुई, इस प्रकार की, और ये दोनों तरफ हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। अब मैं इसी के साथ एक एग्जांपल आपके सामने, इसी एग्जांपल के अंदर चेंज करता हुआ मैं यहाँ पे यदि 2 लगा दूँ यहाँ पे C2H2, तो हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होंगे ना ये 3 नहीं होकर के 2 ही होंगे। तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, एक और एक, 2 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। तो sp होगी, कौन सा, sp ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये आपस में कैसे मिलेंगे, ये लीनियर मिलेंगे, एक ही जो क्षितिज में होंगे वहां मिलेंगे। अब यहाँ पे वेकेंट कितने रहेंगे, वेकेंट यहाँ 2 रहेंगे, एक ही और एक ही, एक तो 2px और ये 2pz, y और z,
2p y और 2pz ये रहेंगे वैकेंट, और वैकेंट रहेंगे इसका मतलब ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। अब इस प्रकार की स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंज होगा? कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी बात बॉन्डिंग है वो चेंज होगा। मैं दोबारा बना रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल, सॉरी sp का एग्जाम्पल है। एक क्षैतिज पे मिलेंगे 180 डिग्री कौन होता है बॉन्ड एंगल, ये लीजिए, एक ऑर्बिटल कौन सा, एक ऑर्बिटल है कितने, sp दो ऑर्बिटल होंगे, एक ये भी sp, ये भी sp दो तो कितने बनेंगे, दो ही तो बनेंगे ऑर्बिटल। दूसरे का होगा तो दो कार्बन है तो एक कार्बन रहेगा। ये भी sp, क्लियर बात होगी हमारे, क्लियर है, समझ में आ रही बात अपनी। अब इसमें क्या है, 2py और 2pz ये पड़े हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, ये लीजिए जेड पहले बना दूं 2pz, इसका भी 2pz और 2py ये 2py, ये 2py और ये 2pz, ये 2py और ये 2pz। अब ये आपस में ओवरलैप करेंगे इस प्रकार से, ये ऐसे करेंगे तो कितने पाई हो गए, इसमें पाई दो होंगे, हाफ पाई तो यहाँ, हाफ पाई यहाँ, हाफ पाई यहाँ और हाफ पाई यहाँ, एक पाई और एक पाई, दो पाई बॉन्ड होंगे और एक ये सिग्मा बॉन्ड होगा। sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना, और ये इसके साथ में एक हाइड्रोजन भी है, इन्होंने कौन सा ओवरलैप किया है, s और sp, ये ओवरलैप है। तो कैसा हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये H और ये H, संकरण ये हो गया। sp कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया, sp बॉन्ड एंगल 180 और आकृति कैसी है, लीनियर। तो इस प्रकार से आपके लिए संकरण का चैप्टर था, और संकरण के अंदर आगे sp3d भी होगा और sp3d2 भी होगा, sp3d3 भी होगा। तो ये सारे संकरण इजी वे के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं। और एक इसमें VSC PRT थ्योरी है, जो कि एक इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है। अब इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, संकलित कक्षक बराबर जिस किसी एलिमेंट का हम जो संकरण ज्ञात करें उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समझिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, इसके बाद में है प्लस माइनस आयन अपॉन 2। ये फॉर्मूला जरूर याद रख लिया। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ज्ञात करने के लिए हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ वैलेंसी सेल, नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है जिस किसी का हम ज्ञात कर रहे हैं उस एलिमेंट के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम,
उसके साथ में कितने एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक संयोजी जोड़ना है हमें, उसके अलावा हमें नहीं जोड़ना। प्लस माइनस आयन बटे 2। अब इस फॉर्मूले से हम एक एग्जांपल आपके सामने बताने की मैं कोशिश करूँगा ताकि आप लोग निकाल सकें। जैसे बात कही थी हमने, कौन सी बात की थी, सपोज करो CH4 की बात की थी, तो CH4 में नंबर ऑफ वैलेंसी सेट जिसका कार्बन का निकालेंगे हम, तो कार्बन के वैलेंसी सेट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, ये कितना हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है तो प्लस 4, प्लस माइनस आयन कुछ भी नहीं बटे 2, कितने हो गए 8 बटे 2 बराबर कितने ऑर्बिटल 4, तो sp3। अब इसी को मैं चेंज करूँ, इसमें H2O कर दूँ, H2O करूँगा तो किसका संकरण निकालेंगे, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s2 2s2 2p4, तो 4। नहीं 6 4 नहीं सॉरी 2p6 1s2 2s2 2p4, तो 2s और 2p 4 और 2 6, 2 और 6 8, तो ये लीजिए बाह्यतम कोश में इसके कितने ऑक्सीजन के 6, और प्लस में 2, और प्लस माइनस माइनस 0 बराबर sp3। NH3 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के कितने हैं 7 प्लस नहीं 7 नहीं 5 है, 5 प्लस 3 बटे 2 8 बटे 2 बराबर 4 sp3। अब एक मैं बात बताना चाहूँगा आपको, SO4 माइनस 2, ऐसा लग रहा है कि कैसे निकलेगा इसका संकरण, बहुत सारे संकरण सल्फर का निकलेगा, संकरण सल्फर का निकलेगा, तो सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के बाह्यतम कोश में सल्फर 16 नंबर पे 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, सल्फर के कितने 6। अब ये मोनोवैलेंट एटम की बात की थी हमने, ये ऑक्सीजन है, ये मोनोवैलेंट नहीं है, तो मोनोवैलेंट एटम तो 0 है। अब इसके बाद में ये आयन है, अब आयन यदि यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ प्लस में ऐड कर देंगे, और यदि आयन यहाँ प्लस में होंगे तो हम माइनस में ऐड कर देंगे, बटे 2 बराबर 6 और 2 8 बटे 2 बराबर sp3। अब एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं NH4 प्लस का, यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ, तो ये किसका है, नाइट्रोजन के साथ में 7 याद रहता है 5, नाइट्रोजन के 5 के साथ हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब ये कितना है प्लस 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 बटे 2 8 बटे 2, तो ये प्लस माइनस का था। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है, किसी भी संकरण जिसका ज्ञात करेंगे उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके आगे हमें जोड़ने सिर्फ उन्हीं परमाणुओं की संख्या जोड़नी है जो एक संयोजी, फिर प्लस माइनस आयन, यदि आयन प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस कर देंगे बटे 2, उतने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे, उसी प्रकार से उसका संकरण निकल जाएगा। तो ये बातें थी जो जनरली हमने की। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और VSEPR, जिनके अंदर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के बारे में ही बातें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपको ये वैलेंसी बॉन्ड रिपल्शन थ्योरी जो है ये क्लियर पढ़ना है। VSEPR थ्योरी बता देते हैं, क्योंकि चैप्टर जब क्लास लंबी चल गई कोई बात नहीं, ये इसका लगभग लास्ट टॉपिक ही है। उसके बाद में हम लोग MOT के बारे में बात करेंगे। MOT के अंदर जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर वगैरह देखेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अभी हम VSEPR वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी
ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की थ्योरी है ये सिजविक और पॉवेल ने दी थी। किसने दी थी? सिजविक और पॉवेल, SIDGVIK और POWI, सिजविक और पॉवेल ने दी थी। पहले हम ये मानते थे कि मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल के चारों ओर बॉन्ड की डायरेक्शन में इसकी वैलेंसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। 3 डायमेंशनल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर उस पोजीशन में रहते हैं जिसमें प्रतिकर्षण सबसे कम है। यदि प्रतिकर्षण सबसे कम होता है तो अणु का स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। केंद्रीय परमाणु की संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर अणु की ज्यामिति व आकृति निर्भर करती है। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था के आधार पर अणु की ज्यामिति निर्धारित होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था, किस प्रकार का अरेंजमेंट, यदि 2 है तो रेखीय, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर और 4 है तो टेट्राहेड्रन। ये क्या इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या की बात कर रहे हैं। यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल और 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये मैंने आपको बता दिया LP जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा तो LP VP उससे कम होगा, VP VP सबसे कम होगा। इसी प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ेगा, बंध का कोण जो है वो बढ़ेगा। तो यही कुछ इसने बताया है। बंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक हैं संकरण परसेंटेज, S लक्षण। जब S लक्षण की प्रतिशतता बढ़ेगी, S लक्षण की प्रतिशतता बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल का मान बढ़ेगा, और लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बंध कोण भी बढ़ेगा। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस भी इसमें से बन जाते हैं। आपको PDF के आधार पर नोट्स बनाने हैं कंप्लीट। आप लोग चैप्टर्स भी देखें, PDF की सहायता से नोट्स बनाएं। असाइनमेंट भी कंप्लीट रूप से आप लोग डेली उतारें। अब हमारा इस यूनिट का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बचा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बोर्ड ऑर्डर निकालेंगे। एक दिन की क्लास हो रहा है, ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी दूसरी, उसके बाद हम तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यूस बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं, मेरे चैनल को शेयर भी करें। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करें और जो बताया गया है उसको सीरियसली पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो आपने प्रीवियस की क्लासों में भी पढ़ी। तो अब यदि हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए परेशानी क्रिएट हो जाएगी। तो अब हमें केमिस्ट्री को सुधारना है तो लगातार लगना पड़ेगा, जी जान से लगना पड़ेगा। कोविड की थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाई है, तो आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और हम आपको भरपूर नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।